कि पाकिस्तान से क्या कह रहे हैं कि इंडिया का धुआं हमारे यहाँ। नरेंद्र मोदी जी हर रोज कह देते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। कौन सा स्वच्छ भारत? जाके सबके फेफड़े देखो, सबके फेफड़े काले हो चुके हैं। जुडिशरी जो है वो साइंटिफिकली इलिटरेट। जम्मू कश्मीर में फ्लड आ गया, लोग कहते हैं जन्नत के अंदर बाढ़। जो भूपेंद्र यादव जी क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, उन्होंने साइंस कितनी पढ़ी? क्योंकि पहले हम हवा धुआं फेंकेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा के उस धुएं को वापस पानी पे फेंकेंगे, तो हमें तो लोग बेवकूफ़ी कहेंगे। ये गाय माता, ये जो बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया को नंबर 1 बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। आपने देखा होगा कि हर साल देश की राजधानी दिल्ली में हवा में जहर घुल जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के क्या कारण हैं, हम जानते हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले नरेश त्रिहेन जो डॉक्टर हैं वेदांता वाले, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे जो दिल्ली के लोग थे उनके फेफड़े की फ़ोटो दिखाई, और उसके मुकाबले में उन्होंने उत्तराखंड या हिमाचल के जो पहाड़ के लोग रहने वाले उनके फेफड़े की फ़ोटो दिखाई। जो दिल्ली के लोगों का फेफड़ा था वो ब्लूइश ब्लैक था, और जो पहाड़ के लोग थे हिमाचल या उत्तराखंड वाले, उनका जो फेफड़ा था वो रेड ब्लड था। अब आप देखिए कि अगर गौतम अदानी आनंद निकेतन में रहता है और एशिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर वो आनंद निकेतन में भी रहता है तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उसके फेफड़े काले हैं। सिर्फ फोर्ब्स मैगजीन में आपका नंबर कहाँ आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। असली वैल्यू किस चीज़ की है कि आपने जो हवा इनहेल की है। नरेंद्र मोदी जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं कि मैं इंडिया के अंदर इतने स्मार्ट सिटीज़ बना दूंगा। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन जो है, हाईवेज नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, या बहुत जोर लगा पार्क बना दिए ना। स्मार्ट सिटीज की डेफिनेशन में 2 क्राइटेरियन कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकते, जल और वायु। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हर साल आप देखते होंगे AQI का लेवल बढ़ जाता है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आम इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। यस, हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, आपको पता है 21 सितंबर को सूर्य देवता जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में चल जाते हैं। उसके जाने के बाद धरती का टेम्परेचर जो है वो धरती ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो धरती ठंडी होने से क्या होता है कि जो वायुमंडल है, हवा जो है, वो भी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि धरती ठंडी होगी तो जो वायु है वो धरती के संपर्क में आके वायु भी ठंडी होगी। जब वायु ठंडी हो जाएगी तो वायु ऊपर उठने की बजाय ग्रेविटी से वो नीचे को आनी शुरू हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वायु जो, अगर आप आग जलाते हो तो धुआं ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर जाके रुक जाता है, क्योंकि ऊपर ठंड है, धुआं उठ नहीं सकता। फिर वो धुआं क्या करता है, एक जगह रुक के फिर रिएक्टरली फैलता है, चारों दिशाओं में फैलता है। आप नवंबर दिसंबर में खुले मैदान में आग लगा दो तो जो धुआं है वो बड़ी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं ऊपर उठेगा, उसके बाद फैल जाएगा। वो फैल के सारी कॉलोनी के अंदर धुआं ही धुआं कर भी। नासा ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, इन सबके पराली के जलने के सैटेलाइट से कलर्ड फोटोग्राफ्स आग जलती हुई कि कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। उसमें नासा ने जो जगह जगह जैसे चिता जल रही हो ऐसे पराली जल रही है, आग के स्पॉट्स दिखाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि नासा ने तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पराली जलने का जो डाटा था वो दिखा दिया विजुअल्स में। इसरो क्या कर रहा था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी है जिसको नासा निभा रहा है। हमारे कंट्री में जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है।
आइसोलेटेड एंड स्कैटर्ड एफर्ट्स हो रही हैं। लोधी रोड पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, हो सकता है एयर प्योरीफायर लगा दिए हों उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 स्टेट्स के अंदर जब पराली जलेगी उसका धुआं पाकिस्तान तक चला गया कि पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं कि इंडिया का धुआं हमारे यहाँ आ गया। ये क्या तमाशा हो रहा है। कोर्ट के अंदर जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जजेस को बताया कि आपके फेफड़े भी काले हो गए हैं, आप ये मत सोचना कि आप जज हो, आप बड़े सेलिब्रिटी हो, भले सुप्रीम कोर्ट का जज हो, भले हाई कोर्ट का जज हो, भले सेशन कोर्ट का जज हो, भले ट्रायल कोर्ट का जज हो, भले वो अमीर से अमीर आदमी टाटा से लेके अंबानी अदानी तक हो, जितने लोग भी जो साउथ दिल्ली में भी बैठे हैं, वो ये ना सोचे कि मैं बसंत विहार में कोठी ले ली, 5000 गज में 2000 गज का स्विमिंग पूल बना लिया, मैं बहुत अमीर हो गया, या मेरे पास हेलीकॉप्टर खड़ा है। जो हवा है, आप एक चीज़ नोट कीजिए, आप पानी पीते हो, कहते हो भाई बिस्लरी का पानी लाना है, एक्वाफिना लाना, किले लेके आना, आरओ का पानी लाना। जो हवा है, अगर एक जगह गली के अंदर कुत्ते ने पोटी कर दिया ना, उसकी जो स्मेल है वो भी आप सूंघ रहे हैं, आपकी हवा में आ रही है। नरेंद्र मोदी जी हर रोज कह देते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। कौन सा स्वच्छ भारत? दिल्ली के अंदर सुबह के टाइम, शाम के टाइम जितने लोगों ने पेट डॉग्स पाले हुए हैं वो रस्सियां लेके गलियों गलियों में पोटी करा रहे हैं, उसके ऊपर मक्खी मच्छर डेंगू फैल रहा है। पोटी कराएगा कुत्ते को तो उसकी बदबू कहाँ जाएगी? हवा में। वो हवा किसके अंदर जाएगी? उस कॉलोनी के वशिंदों के अंदर। तो जो स्मार्ट सिटीज बनाना, जो विकास की बात करते हो, इंडिया थर्ड जी फाइनेंशियल पावर, थर्ड इकोनॉमी बन गया। व्हाट नॉनसेंस। आप इंडिया की कैपिटल में बैठ के 2.5 करोड़ आदमी जो एनसीआर में बैठा है, बसंत विहार से लेके शांति निकेतन और ये आपका जो आनंद निकेतन और ये जो आपके अमीर आदमियों के इलाके हैं जिनको आनंद लोक कहते हो, या ये एशियाड विलेज, जाके सबके फेफड़े देखो, सबके फेफड़े काले हो चुके हैं। विकास कहाँ? यहाँ तो विनाश है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा रिलीज करती है, उसमें साफ हवा AQI की बात ही नहीं करती। उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि मैंने 20% कमीशन लेनी है ठेका देने की, 40% कमीशन लेनी है, पैसा जो है स्विस बैंक में जमा करा देना, मेरे घर में 4 गाड़ियां खड़ी हो गई, मेरी 50 कोठियाँ हो गई, 4 फार्म हाउस हो गए। ये नहीं पता कि सांस जो ले रहे हैं, भले फार्म हाउस में लो, भले साउथ दिल्ली में लो, भले नॉर्थ दिल्ली में लो, भले सिविल लाइन में लो, सांस में हवा की क्वालिटी क्या है। अगर बात करें और भी महानगर की, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, लेकिन उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इनमें AQI का जो लेवल है, प्रदूषण है, वो क्यों ज़्यादा है? हवा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का मैक्सिमम ध्यान होना चाहिए। थोड़े दिन पहले कोर्ट के अंदर सारे स्टेट्स के जितने वकील थे, उन्होंने अपने आंकड़े दिए कि जी हम पोल्यूशन को रोकने के लिए पराली के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हमने जुर्माना कर दिया जी। पंजाब वालों ने कहा हमने जुर्माना कर दिया, हमने इतने केस बुक कर दिए, इतने। और जितना डेटा दिया वो सारा जो है कंकॉक्टेड डेटा, झूठा डेटा हमारे पास। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके अंदर जो लॉ करके जो जजेस बने हैं, उनमें आर्ट्स स्टूडेंट्स कितने जज बने? उसमें कॉमर्स पास करके जज कितने बने? उसमें साइंस पास करके कितने जज बने? इंजीनियरिंग पास करके कितने जज बने? जो जुडिशरी है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आदमी कम हैं, उनको होश ही नहीं है। वो इस चीज के ऊपर तो रातों रात स्टेटमेंट दे देंगे कि मणिपुर में हिंसा हुई या नहीं हुई, या भारत यात्रा, योडो यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा हुई या हुई। किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक ये स्टेटमेंट दी है? आप 750 मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा लोकसभा का, एक सर्वे कंडक्ट कराइए कि AQI की फुल फॉर्म सारे मेंबर पार्लियामेंट से जाके पूछिए, उनको नहीं पता। जिस देश के लॉ मेकर्स जो हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI
आप इतना क्वेश्चन जाके पूछ लीजिए उनके कि AQI क्या होगा, क्या होता है जी। आप पूछिए उनसे जाके मेंबर पार्लियामेंट से, वो जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैर रहे हैं, जिनको आप सांस लेकर फेफड़े काले कर रहे हो, वो पार्टिकुलेट मैटर का साइज इतना हो तो कितने उसकी संख्या है। इस चीज़ के ऊपर जाके 750 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनसे जाके पूछिए कि AQI और पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर वो 10 सेंटेंस नहीं बोल सकते, 5 सेंटेंस। जो लॉ मेकर्स ऑफ द नेशन है, दे आर साइंटिफिकली इलिटरेट। जुडिशरी जो है वो साइंटिफिकली इलिटरेट। क्लाइमेट चेंज का जो मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र यादव बनाया है, वो वकील है। किसी को साइंस नहीं आती, किसी को क्लाइमेट चेंज का कुछ नहीं पता, और क्लाइमेट चेंज का मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और अमित शाह ने उठा के भूपेंद्र यादव को। आपको पता है पिछले साल दिवाली के दिन 41 मजदूर फंसे हुए थे सुरंग में, उत्तरकाशी में। आप डेटा निकाल के देखिए, इंडिया ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से $2.5 बिलियन का पिछले साल नुकसान कहा है। मैं इनसे पूछता हूं कि $2.5 बिलियन का जो नुकसान सहा, अंडमान में ज्वालामुखी फटा हुआ है बेवन आइलैंड का, उसके मुंह से 24 घंटे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन जाके लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके सारी की सारी मानसून के बादल वहां जाके सीधा हिमालय को चढ़ते हैं, और हिमालय के अंदर बड़ा बुरा हाल है। सब्सिडेंस हो गई, जोशीमठ बैठ गया, लैंडस्लाइड हो गए, कुल्लू शिमला बर्बाद हो गया। क्या हो रहा है? उस ज्वालामुखी के ऊपर 28 मई 2005 के बाद फटा था। 2006 में केदारनाथ की तबाही हो गई थी, 6000 आदमी मर गया था। क्यों? उस ज्वालामुखी ने 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में फेंकी, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बन गया। जून के महीने में आधी मानसून सीधी अंडमान में पहुंच के सीधी हिमालय को चढ़ गई, और 16 जून को वहां पे इतनी बरसात हुई। आपको पता है दिल्ली में जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून आता है। वो मानसून अगर दिल्ली से जाता उत्तरकाशी में केदारनाथ में 300 किलोमीटर आगे, तो जुलाई की बजाय अगस्त में पहुंचता है। मगर 16 जून को तबाही हो रही है, क्योंकि मानसून इधर से इंडिया से जाने की बजाय सीधा बे ऑफ बंगाल से ज्वालामुखी लो प्रेशर एरिया, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया करके उसने बाईपास करके जम्मू कश्मीर में फ्लड आ गया। लोग कहते हैं जन्नत के अंदर बाढ़ आ गई। ये सारी की सारी मिसमैनेजमेंट जो है, ये नेशनल लेवल पे है। इसके लिए IMD को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। उनको पहले, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अपील करें पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को। मध्य प्रदेश में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में भी पराली के केस कम नहीं है। मध्य प्रदेश के चीफ किसानों को, उत्तर प्रदेश में यहाँ ये किसान आंदोलन चला था, वेस्ट यूपी, उनको, और जो दिल्ली में बचे खुचे किसान हैं, कि हे भाई लोगों, आप रहम खाओ हिंदुस्तान की जनता पे और पराली जलानी बंद करो। और सबसे बड़ी ब्लंडर कहाँ है? ये पराली जो है, जिसको स्टबल कहते हैं, ये एक एसेट है। उन बेचारे किसानों को एजुकेट नहीं किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने। इस पराली की खाद बन सकती है, इस पराली का पॉजिटिव यूज हो सकता है, क्रिएटिव यूज बन सकता है। हम उसको एक लाइबिलिटी बना रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट वी आर क्रिएटिंग डिजास्टर। उनकी पराली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हर साल डिक्लेयर कर दे कि हम खरीदेंगे, आप जलाओगे मत, आपको पैसे मिलेंगे। तो किसान का दिमाग खराब है, वो जलाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाया, जैसे नेफेड बनाया, ट्राइफेड बनाया, ऐसे पराली के ऊपर एक बॉडी बनाए कि उनको मैंडेटरी है कि जैसे फसल कटी, फसल सूखी, वो जो बचा खुचा कचरा है, गवर्नमेंट एजेंसी जाएगी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, ऐसे ही बने पराली कॉर्पोरेशन इंडिया, स्टबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो जाके उनको ऑफर करे कि साहब आपको इमीडिएटली पैसा मिलेगा, आप हमें टेलीफोन कीजिए, हम पराली को लेंगे। पराली को आपको पता है बायोडिग्रेडेबल है। पराली क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, प्रोड्यूस है ना, बायोडिग्रेडेबल है। जो भूपेंद्र यादव जी क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, उन्होंने साइंस कितनी पढ़ी है? बस वोट बैंक का रोना है, सीटों का रोना है, हाय मेरी 400 पार हो जाए, हाय मेरी, हर 5 साल के बाद इलेक्शन है, कंट्री बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदार इसके लिए पहले तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और दूसरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पराली को खरीदे, पराली को जलने न दे।
क्योंकि पहले हम हवा में धुआं फेंकेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा के उस धुएं को वापस पानी पे फेंकेंगे, तो हमें तो लोग बेवकूफ़ी कहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, पहले कॉज को निप करो, इफेक्ट अपने आप हो जाएगा। इनको पता है कि हर साल फसल उगनी है, हर साल स्टबल पैदा होना है, पराली पैदा होनी है। तो जो चीज़ हर साल रेगुलर पीरियड है, हर 10 साल से, पिछले 10 साल से यही शोर मच रहा है, तो गवर्नमेंट सोई हुई है। उन्होंने पराली के लिए एक परमानेंट और एक फुल प्रूफ सोल्यूशन क्यों नहीं किया? मैंने बताया ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो स्टबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं बन सकती? जाओ जाके पराली खरीद लो, जलने मत दो, वेस्ट मत होने दो। फिर गाड़ियों का धुआं, इन्होंने मेट्रो चलाई है, बहुत अच्छा स्टेप है। 25 लाख आदमी मेट्रो में ट्रैवल करता है। अगर ये मेट्रो नहीं ना होती तो ये पोल्यूशन 400 के बजाय जो AQI है ये 700 हो जाता। इस मेट्रो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब कंट्री की आबादी 140 करोड़ हो गई, 145 करोड़ हो गई, अब वो टाइम आ गया है कि कंट्री में जितने भी स्मार्ट सिटीज़ होंगे उनमें सब में मेट्रो से लोग ट्रैवल करें। कारों से ट्रैवल करना, ये डीजल की कार है, इसकी अपना क्या नाम, हीरो होंडा की, या पेट्रोल की कार है, ये फॉसल फ्यूल कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं लोगों में धीरे धीरे। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक या कोई भी हो आम इंसान, ये जब सांस लेने में दिक्कत है तो इससे क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं? फेफड़ों का कैंसर आ रहा है, ब्लड में कैंसर आ रहा है, थायराइड ग्लैंड की समस्याएं आ रही हैं। आपने सागर मंथन का नाम सुना होगा, उसमें जब जहर निकला तो सारे देवता भाग गए, तो भगवान बोले शंकर जी ने, नीलकंठ महादेव, ये नीलकंठ कैसे हुआ? भगवान भोले शंकर जी ने ये जो फॉसल फ्यूल की जो गैस निकली थी उसमें से सागर मंथन में, ये यही थी पेट्रोल के, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस को जब उन्होंने फॉसल फ्यूल को कंज्यूम किया तो उनका गला नीला हो गया था, नीलकंठ बन गए। तो ये जो नीलकंठ की बात है, नीलकंठ क्यों बन गया कि उनकी थायराइड ग्लैंड जो थी उसमें इन्फेक्शन आ गया। आज आप हर चौथी औरत से पूछो क्या समस्या है, मुझे थायराइड ग्लैंड की समस्या है। बच्चों से पूछो थायराइड ग्लैंड, डॉक्टर कहते हैं थायराइड ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, बिल्कुल कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि सांस कैसे लेते हैं हम, या तो मुंह से या नाक से। ये नाक से जो नली जाती है, जो मुंह से जाती है, ये जाके गले के अंदर, थायराइड ग्लैंड जो है वो गेट कीपर है। तो जितना पोल्यूशन जाएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर लेयर बन जाती है। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अस्थमेटिक पेशेंट है या जिनको साइनस है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है पहले से, उनके लिए क्या ज़्यादा समस्याएं रहती है और इसके बचाव कैसे हो सकते हाँ, यस, मैं इन सबको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जिस भी पेशेंट को थायराइड में समस्या है, गले में समस्या है, बार बार खराश हो रही है, दम घुट रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हुथू ब्लॉकेड होती है, आदमी को सांस लेने में कष्ट होता है, इमीडिएटली, एक तो अभी नवंबर है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई, अगर किसी की छत पे जगह है तो छत पे मच्छरदानी लगा के रात को भले रजाई कंबल लेके, क्योंकि मिडनाइट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ईस्ट दिशा में हेड करके पश्चिम में पैर करके रात को सोइए। अर्ली मॉर्निंग में इलेक्ट्रीफाइड एयर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है सन की वजह से, वो इलेक्ट्रीफाइड एयर जो चलती है उससे उनकी 99% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरा इलाज क्या है कि मान लो किसी को बलगम, किसी को अस्थमा, किसी को ब्रोंकाइटिस, किसी को थायराइड ग्लैंड, किसी को सांस लेने में घुटन, नीम के पेड़ पे जाइए, नीम की दातन तोड़िए, उसका जो ग्रीन स्किन है, दातन को तोड़ के धो के उसका ग्रीन स्किन जो है चक्कू से आराम से खुरच लीजिए, उतार लीजिए। उस ग्रीन स्किन को, सॉफ्ट को पानी में धो के आप मुंह में डाल के 1.5 घंटा चबाइए। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर डीप थ्रोट में
जितना भी इन्फेक्शन है, जितना भी बलगम है, आपको हर 15 मिनट के बाद बलगम आएगी। 8-10 बार बलगम आप निकालेंगे, आपका गला जो एकदम शुद्ध हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड की समस्या खत्म हो जाएगी, डीप थ्रोट के अंदर जितना इन्फेक्शन है खत्म हो जाएगा। और जो ये गाय माता है, नरेंद्र मोदी जी ध्यान दीजिएगा, ये गाय माता, ये जो बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया को नंबर 1 बना दिया, ये जो गाय माता है, वेद क्या कहता है, जिस जगह गाय शांति से बैठेगी, निर्भीक होके बैठेगी, उस जगह का वास्तु खुल जाएगा, उस जगह के अंदर लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, लोगों को जो संताप मिल रहा है, जो कर्स मिल रहा है, जो उनको क्या कहते हैं अभिशाप मिल रहा है, वो खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन आपने गाय माता को राष्ट्र माता डिक्लेयर कर दिया, जेन्युइनली, सिर्फ ड्रामा करने के लिए नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अपने घर में 7 वेस को उस पर 4-5 गाय बांध दिए, नाटक छोड़ दीजिए। ये गाय माता क्या है, सुनिए ध्यान से। जितनी शक्तियां श्री कृष्ण जी ने विभूति योग में 10वें अध्याय में बताई हैं, वो सारी शक्तियां ऋग्वेद के देवी सूक्त में, वाक ने देवी सूक्त में सारी अपने साथ एट्रीब्यूट की हैं, और वही सारी शक्तियां जो है गाय का जो सूक्त है, गाय माता के अंदर है। श्री कृष्ण जी आए, गीता बोल गए, चले गए, वाक आई, वेद का ऋग्वेद का देवी सूक्त लिख के चले गई, गाय तो सामने कट रही है। ये साक्षात भगवान है। जिस दिन इस कंट्री से 0 बीफ एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट दे देगी गवर्नमेंट, ये नहीं कि छुपा छुपा के ऊपर भैंस लिख दिया और अंदर गाय डाल दी, बीफ का मतलब भैंस भी होता है। ये चालाकियां, ये धोखेबाजियां, ये छल कपट छोड़ दो। आपने सुना कि डॉक्टर प्रकाश ने हमारे साथ कितनी अच्छी जानकारी साझा की। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ अदिति शर्मा, यूपी टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।